हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल। जो हमारे HPSC वाले पेपर में HPSC ऑडिट का जो हम एग्ज़ाम कर रहे थे, एक मिनट, उसमें हमारी दो पार्ट्स में मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज के सेक्शन में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे और इनमें जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स आई हैं उन सभी न्यू कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे हम बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट है हमारा यंकी बॉन्ड। वेरी फर्स्ट है हमारा है यंकी बॉन्ड। तो यंकी बॉन्ड में क्या है कि यंकी बॉन्ड जो है आपके यंकी बॉन्ड क्या है आपके, ठीक है। यंकी बॉन्ड किस करेंसी या किस कंट्री से बिलीव करते हैं। फिर है मसाला बॉन्ड, ठीक है। फिर है बुलडॉग बॉन्ड एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट है समुराई बॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यंकी बॉन्ड। तो यंकी बॉन्ड पहली बात होता क्या है, इसमें ना सब में तीन तीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अच्छे से कर लोगे ना, बस उसके बाद पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कौन सी किस टाइप से कौन सी चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ, एक मिनट, वो ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। यंकी जो बॉन्ड है आपके, पता नहीं इस कर्सर को क्या हो रखा है, मैं चला पेन किसी और डायरेक्शन में रही हूँ और चल किसी और में रहा है। एक मिनट। जो यंकी बॉन्ड है आपके वो क्या होती है, फॉरेन एंटिटी, कोई भी फॉरेन एंटिटी है जो इनको इशू करेगी, ठीक है। कोई भी फॉरेन एंटिटी है जो इसको इशू करेगी, एनीवन फॉरेन एंटिटी, कोई भी फॉरेन एंटिटी, ठीक है। ट्रेड किए जाएंगे यूएस में, लेकिन जो कंट्री इनको इशू करेगी वो कौन सी होगी, वो नॉन यूएस कंपनी होगी, नॉन यूएस कंट्री होगी, ठीक है। यानी कि वो यूएस कंट्री नहीं होगी और यूएस में इसको इशू करेगी और डिनोमिनेटेड भी डॉलर में होंगे। मीन्स कोई भी नॉन यूएस कंट्री, ठीक है, इनको यूएस में इशू करेगी और यूएस की ही करेंसी में यानी डॉलर में इशू करेगी। तो ये हमारे क्या होते हैं, यंकी बॉन्ड होते हैं। इशू द बॉन्ड विच डॉलर में है और जो ट्रेड भी यूएस में किए जाएंगे। तो तीन चीज़ हैं, नॉन यूएस कंपनी है, यूएस करेंसी में, ठीक है, और किस में, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसको डील करेंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। फिर इसके बाद यंकी जो बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये यंकी बॉन्ड का बता रखा है, ठीक है, कि ये स्पेन की कंपनी है और यंकी बॉन्ड इशू किए हैं यूएसए में इन यूएस डॉलर। फिर उसके बाद यंकी बॉन्ड में और यूरो बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो यंकी जो बॉन्ड है, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, यूजीसी नेट में इस दफ़ा भी पूछा गया है, ठीक है। प्लस में ऑडिट में भी ये पूछा गया था और प्रीवियस नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 3 एग्जाम में आ चुका है। इशू बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ट्रेडेड इन द यूएस डॉलर में जो ट्रेड करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये क्या है, नॉट लिमिटेड टू अ मार्केट। ये किसी भी एक मार्केट में लिमिटेड नहीं होता, ये पूरे ऑल ओवर जा सकता है, किसी भी एक मार्केट में लिमिटेड नहीं है, बट आर अ ग्लोबल फिनोमिना,
पर क्या है, ग्लोबल फिनोमिना पे ये काम करता है। एंड कैन बी ट्रेडेड इन ऑल करेंसीज, और जितनी भी टाइप की करेंसीज होती हैं उन सब में ही ये वो करता है, डील करता है। जबकि ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूरो जो बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड का जो एरिया है वो क्या है, वाइड है इन कंपैरिजन टू यांकी बॉन्ड। यांकी बॉन्ड के कंपैरिजन में यूरो का जो एरिया है वो क्या है, ब्रॉड है। फिर उसके बाद है अ येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड, अ येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड, समुराई बॉन्ड। ये क्या है, येन डिनोमिनेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेम जैसे यूएस की जगह पर यांकी में यहाँ पर जापानीज आ जाएगी, नॉन जापानीज कंपनी इशूड करेगी जापान में इन जापानीज करेंसी यानी कि येन में। जैसे समुराई जो बॉन्ड है वो आपका क्या था, समुराई जो यांकी जो बॉन्ड था वो आपका नॉन यूएस कंपनी यूएस में करती थी और यूएस की ही करेंसी में। सेम ऐसे ही ये नॉन जापानीज कंपनी जापान में करेगी और जापानीज करेंसी में यानी कि येन में ही करेगी, इसीलिए इसे हम येन डिनोमिनेटेड बॉन्ड भी बोलते हैं। और इसको हम यूरो येन बॉन्ड भी बोलते हैं। ये कब बोलते हैं इसको यूरो येन बॉन्ड, जब इशूड इन द कंट्री अदर देन दी जापान, जब ये इशू किया जाता है किसी अदर कंट्री में, लाइक जो जापान नहीं है, लाइक लंदन वगैरह में। और जो आपकी करेंसी है उस वो किस में किया जाता है, येन में किया जाता है। तो ये यूरो येन बन जाता है, क्योंकि ये देखो यूरो जो थी उसकी क्या थी कि हम इसको किसी भी अदर कंट्री में कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने जो फीचर है, ये जो है यूरो येन जो बॉन्ड है, इसमें किस किस के फीचर हो गए हैं, इसमें समुराई बॉन्ड के भी हो गए हैं और यूरो बॉन्ड के भी हो गए हैं, इसीलिए इसको यूरो येन बोल दिया गया है। ठीक है, फिर है बुलडॉग बॉन्ड। बुलडॉग बॉन्ड क्या है, बुलडॉग बॉन्ड जो है वो आपका नॉन ब्रिटिश जो है, नॉन ब्रिटिश कंट्रीज इशू करेंगी। इन्वेस्टर इशू किन को किया जाएगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो होंगे ब्रिटिश के ही, और पौंड स्टर्लिंग में जो करेंसी होगी वो क्या होगी, पौंड स्टर्लिंग। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये पूरा यहाँ पर चलेगा आपका। फिर है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड इज़ वेरी टिपिकल नेम, ये हमारी जो इंडिया मसाले है उनके बेस पे रखा गया है। मसाला बॉन्ड जो नाम है, इंडियाज़ मसाले करके, स्पाइसेस करके। तो मसाला बॉन्ड दैट बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड द इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया इशू किया गया है, बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़। और ये किस में डिनोमिनेटेड है भाई, ये इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है आउटसाइड इंडिया। आप अपनी करेंसी में जब किसी भी लोकल कंट्री में इशू करते हो बिल बॉन्ड्स, तो वो आपके मसाला बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म है वो आईएफसी बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, जो आपका वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी है, उन्होंने इंडियन कल्चर को इवोक करने के लिए क्या किया था, निकाला था मसाला बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक बार क्विक से रिवीजन दे देती हूँ। यांकी बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड एंड समुराई बॉन्ड। यांकी बॉन्ड तो आपका भाई सिंपल, एक मिनट में वन वर्ड इन सब के लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। एक मिनट, एक की कॉन्सेप्ट्स इन सब की यहाँ पर लिख देते हैं सो दैट यू हैव क्लियर कट आइडिया। यांकी जो बॉन्ड है वो नॉन यूएस कंपनी यूएस में इशू करेगी और डॉलर में। मसाला जो है वो हम किसी भी फॉरेन कंट्री में इंडिया के बाहर इन इंडियन करेंसीज यानी रुपीज़ में इशू कर देंगे, और आईएफसी इसको लेकर आया था। बुलडॉग जो बॉन्ड है वो हमारे क्या होते हैं, ये नॉन ब्रिटिश कंट्री इसको क्या करेगी भाई, इशू करेगी, ब्रिटिश में करेगी। इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे। और किस में होगा ये होगा भाई पौंड में, पौंड स्टर्लिंग इसकी जो करेंसी होगी। समुराई जो है वो नॉन जापानीज फॉर्म है, नॉन जापानीज फॉर्म्स इशू करेंगी। कहाँ करेंगी, जापान में करेंगी। किस में करेंगी, येन में। अगर जापान को छोड़ के नॉन जापानीज कंपनी अदर दैन
अदर देन जापान इशू करती हैं, तो ये हमारा यूरो येन, और वो येन में डिनोमिनेटेड है तो यूरो येन बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। फिर इसके बाद हमारा जो HPSC का ये जो फर्स्ट पार्ट का कुछ सॉल्यूशन का पोर्शन बच गया था, इसको हम फटाक से कर लेते हैं। फर्स्ट है, एक मिनट, वेरी फर्स्ट है ग्रेविटी मॉडल थ्योरी। ये हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की बिल्कुल न्यू थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड की बिल्कुल न्यू थ्योरी है, जो आज तक मतलब आपने सिंपल बाकी सभी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा होगा, इस थ्योरी के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है जो कि ये बताती है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनके बीच में ट्रेड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। टाइप्स ऑफ डैमेजेस में इंसिडेंटल है, प्यूनिटिव है, नॉमिनल है एंड कॉन्सिक्वेंशियल है। फिर उसके बाद हमारे बाइंग सेंटर्स हैं कि कितने टाइप के हमारे बाइंग सेंटर्स होते हैं, बाइंग सेंटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रोल क्या है, कई बार इनका सीक्वेंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, कई बार अलग से गेट कीपर के बारे में ही पूछ लेते हैं कि गेट कीपर क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा, एक मिनट, फिर इसके बाद है हमारा गेट कीपर के बाद, गेट कीपर के बाद है नेक्स्ट ये स्कीमिंग की कॉन्सेप्ट, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ये भी। फिर है रिवर्स रॉबिन हुड, और ये सब बूमरिंग इफेक्ट एंड रोजवेल्ट इफेक्ट। रिवर्स इफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं, अपोजिट होता है। ये 3 इफेक्ट हैं जो कि हमारे काम के हैं। तो ये पूरा पोर्शन आज हम करेंगे इसको डील। फर्स्ट है हमारा प्यूनिटिव डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस। तो जो प्यूनिटिव डैमेजेस हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, प्यूनिटिव जो डैमेजेस है, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी ऑर्डर टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस दैट इंजर समवन एल्स ड्यू टू द नेग्लिजेंट बिहेवियर। यानी आपके किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य से, आपके किसी भी लापरवाहीपूर्ण कार्य से किसी पर्सन को, सामने वाले को कुछ भी हार्म हो जाता है, हार्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम, उसके बदले में जो भी आपको पैसा देना पड़ता है दैट इज़ प्यूनिटिव डैमेजेस। जैसे कि ड्रंक ड्राइविंग है, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग है, आप मतलब आप पीकर गाड़ी चला रहे हो तो उससे किसी का नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम पनिश करें डिफेंडेंट को इस टाइप से कि आगे से कोई भी वो काम ना कर सके। मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना, एक एग्जाम्पल सेट कर देना कि आगे से कोई भी पर्सन ऐसा काम ना करे गलती से भी। ठीक है, फिर है इसके बाद हमारे इंसिडेंटल, एक मिनट, इंसिडेंटल डैमेजेस। इंसिडेंटल डैमेजेस रिफर्स टू द टाइप ऑफ लीगल डैमेजेस। ये क्या है भाई? ये हमारे लीगल डैमेजेस हैं दैट आर रीजनेबली एसोसिएटेड विद और रिलेटेड टू द एक्चुअल डैमेजेस। ये कहीं ना कहीं लीगल डैमेजेस की ही उसमें आते हैं कैटेगरी में, और एक्चुअल डैमेजेस से रिलेट होते हैं। किस टाइप से होते हैं ये however have the distinct legal meanings that यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, एक यूसीसी कोड के तहत, ठीक है, कुछ जो लीगल चीज़ें आपको कंप्लीट करनी चाहिए थी और आपने वो नहीं की, बदले में आपको जो डैमेजेस लगेंगे दैट इज़ इंसिडेंटल डैमेजेस। ठीक है, एक्सपेंसेस रीजनेबली, जैसे कि इंस्पेक्शन के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के हो गए, केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स के हो गए। तो इस टाइप के जो एक्चुअल से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एक्चुअल डैमेजेस से, ठीक है, और लीगली होते हैं। फिर उसके बाद है हमारा कि कॉन्सिक्वेंशियल। अब देखो कॉन्सिक्वेंशियल भी हमारा वन ऑफ द लीगल का ही टाइप है, ये भी हमारा लीगल का ही दूसरा टाइप है। एक मिनट,
ये भी लीगल जो डैमेजेस हैं, लीगल डैमेजेस का ही हमारा दूसरा टाइप है ये भी। बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो डैमेजेस हैं ये रिजल्टिंग फ्रॉम द सेलर्स ब्रीच, ये सेलर्स की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ब्रीच करने के थ्रू जो अराइज होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल परिणाम पूर्वक, यानी जो किसी चीज़ के परिणाम से आते हैं। नीड्स ऑफ द बायर फॉर ऑफ द विच द सेलर हैड रीजन टू नो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड विच कुड नॉट रीजनेबली बी प्रिवेंटेड बाय कवर। जो मतलब इस टाइप से इंजरी हो गई है किसी पर्सन को या किसी प्रोडक्ट के थ्रू, जो चीज़ें पहले कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइड की गई थी लेकिन वो ब्रीच हो गया, जैसे ब्रीच ऑफ वारंटी वगैरह हो गया है, ठीक है, तो पर्सनल इंजरी हो गई है या फिर कुछ भी प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है, ठीक है, उस जो प्रोडक्ट्स की वजह से जो आपने दिए थे, गुडविल का जो लॉस हो गया है, तो ये होते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, जो अब देखो इसके एग्जाम्पल तुम्हें सारे इस टाइप से लगेंगे जो कि पर्सनल या किसी को भी हानि पहुंची है बट वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने की वजह से पहुंची है, जबकि इंसिडेंटल में तुमको सभी क्या लगेंगे, लीगल लगेंगे। देखो कोई भी कस्टडी के डैमेजेस हैं, इंस्पेक्शन के हैं, रिसिप्ट के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात इस टाइप से। तो यहाँ पर जब मैं डैमेजेस की बात करती हूँ तो इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, जैसा कि आपने देखा कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल दोनों लीगल है। ये किसी ब्रीच होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के, और ये एक्चुअल डैमेजेस से रिलेट करता हुआ लीगल है। फिर नॉमिनल और प्यूनिटिव, ये दोनों ही आपके क्या हैं, बाय दी कॉन्ट्रेक्चुअल आते हैं। प्यूनिटिव यानी कि जो किसी को हम सबक देने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए करते हैं वो वाले, ठीक है, जहाँ पर हम किसी को एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट हमने प्यूनिटिव डैमेजेस किया था कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और किसी की नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से क्या हो गया है, नुकसान पहुँच गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनल है अ सिचुएशन वेयर डिफेंडेंट ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फेल टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। वहाँ पर तो ब्रीच किया लेकिन कुछ मेन जो हल्की फुल्की ब्रीचमेंट्स हुई जिसके कारण डैमेजेस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मेन इसेंशियल जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी जिसके बेस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, वही ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पर वॉज नॉट हार्म, लेकिन इतना हार्म नहीं पूछा है, ठीक है, इतना हार्म नहीं पहुँचा है प्लेंटिफ को, ठीक है, ये फेलियर होने की वजह से सिर्फ नॉमिनल से डैमेजेस इस वजह से लिए जाते हैं। नॉमिनल डैमेजेस रिफर टू द स्मॉल सम ऑफ मनी, बहुत ही कम डैमेजेस के उसमें चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, और सिविल केस होता है इसका कोर्ट में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको टर्म्स जो है एग्रीमेंट की वो फॉलो करनी चाहिए थी, बस ये किसी को सबक या ज़्यादा हार्म नहीं होता, जबकि प्लेंटिफ जो हमारा प्यूनिटिव डैमेजेस थे उसमें ज़्यादा हार्म होता है, यहाँ पर ज़्यादा हार्म नहीं होता है। एक्चुअली एंटाइटल टू रिसीव मॉनेटरी कंपनसेशन, सिंपली पुट इट द ट्राइबल सम ऑफ मनी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ। दोबारा से सारे करवा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर प्यूनिटिव में आपकी वजह से, आपके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से किसी को ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं ये डैमेजेस, जबकि इसका जो अपोजिट नॉमिनल है, ये आपने कुछ एग्रीमेंट या टर्म्स है वो भूल गए हो आप, तो किसी को हल्का फुल्का जो है वो नुकसान हुआ, ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए एक रिक्वायर्ड नाम मात्र का एक डैमेजेस है वो आपसे लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका इंसिडेंटल। ये क्या है, ये रीजनेबली लीगल डैमेजेस का ही एक टाइप है, कहीं ना कहीं एक्चुअल डैमेजेस से रिलेट करता है। कोई कागजी कार्रवाई आपने करनी थी वो नहीं की जिसकी वजह से आप पे डैमेजेस लगे। ये क्या है, ये आपने कुछ ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वारंटी से रिलेटेड, और पर्सनल या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, तो कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डैमेजेस। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ हमारे बाइंग रोल्स। अच्छा, इसमें ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इन स्टेजेस को मिक्स कर देते हैं, जबकि ये दोनों ही स्टेजेस अलग हैं। ये है बाइंग रोल्स, ये है हमारे बाइंग रोल्स, ठीक है, बाइंग रोल्स 5 होते हैं, और ये है बाइंग सेंटर के मेंबर्स। तो बाइंग रोल में इनिशिएटर जो इनिशिएट करेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करेगा, आप कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जो कि आपको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजन को कि ये चीज़ ले लो, ये ले लो। ठीक है, डिसाइडर
जिसको डिसाइड करना है परचेज करते हुए कि हम ये चीज़ लेंगे, बायर जो फाइनली उससे परचेज करेगा, यूज़र। अब यूज़र कैन बी बायर और अदर पर्सन, कैन बी बायर, बायर भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है कि आप बायर हो लेकिन आप वो सामान अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से चलेगा। फिर इसके बाद है हमारा इसमें जो है हमारे वो कितने हैं भाई, 2 2 4 5। तो इसकी एक ट्रिक हम बना लेते हैं यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना रहो बाइंग रोल की। ठीक है, बाइंग रोल की ट्रिक बनेगी इसको क्या दिक्कत है, I D B U। यहाँ पर इससे 1 करोगे, IDBU में एक दब्बू, बाइंग रोल्स, यानी कि जब मैं बाइंग करता हूँ तो एक दब्बू की तरह बिहेव नहीं करता हूँ। तो मैं एक दब्बू ऐसा करके कर सकते हो। तो I यानी कि इनिशिएटर, सेकंड I आपको याद रखना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर एक से कर सकते हो डिसाइडर, फिर उसके बाद बायर और फिर यूज़र हो जाएगा इस टाइप से। फिर उसके बाद है 7 बाइंग रोल्स मेंबर, ये क्या है, इनिशिएटर जो कि इनिशिएट करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसका यूज़र जो उसे यूज़ करेगा, फिर उसके बाद उसका बायर जो उसे बाय करेगा, बाय करते हुए जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर जो डिसाइड करते हैं, जो उसको अप्रूव कर देते हैं, और गेट कीपर वो पर्सन होते हैं जो फिल्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का, कम्युनिकेशन का बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है। और वन द मार्केटर हैज़ टू पास थ्रू बिफोर द रीचेस टू द डिसीजन मेक, ठीक है। कुछ भी फाइनल डिसीजन से पहले जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है वो पर्सन होते हैं गेट कीपर। इसकी ट्रिक कैसे कर सकते हो, IUBI ये 4 और 3 में ब्रेक करके, डैग, IUBI डैग, या फिर उबी डैग करके कर सकते हो इसको, उबी डैग करके कैसे करोगे इसको, इनिशिएटर, यूजर, बायर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, अप्रूवल एंड गेट कीपर। अब इनिशिएटर के बाद जो दूसरा आई है वो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंसर है और यहाँ पर भी इन्फ्लुएंसर है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब ये है एक बहुत इम्पोर्टेंट और इजी सा टॉपिक। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये बोला गया है कि रैपिड स्कीमिंग क्या होती है, जहाँ प्राइस भी हाई होता है, ठीक है, प्रमोशन भी हाई होता है। स्लो स्कीमिंग क्या है, जहाँ प्राइस हाई है प्रमोशन लो है, ठीक है। देखो स्कीमिंग में हमें ये पता प्राइस तो हाई है ही, तो दोनों में हमने हाई प्राइस कर दिया। रैपिड में आप प्राइस भी हाई कर रहे हो, प्रमोशन भी ज़्यादा कर रहे हो, यहाँ प्राइस हाई कर रहे हो, प्रमोशन कम कर रहे हो, तो लो स्कीमिंग। रैपिड पेनिट्रेशन में हमें पता है लो प्राइस होगा, पेनिट्रेशन है तो प्राइस तो लो होगा। अब रैपिड की बात आ जाती है तो यहाँ प्रमोशन भी हाई है, प्राइस कम है, तो यहाँ पर इसका मतलब इलास्टिसिटी है गुड्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपका प्राइस कम है प्रमोशन ज़्यादा, आपका गुड्स बिक रहा है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी है। यहाँ लग्जरीज गुड्स है, लग्जरीज जैसे AC वगैरह का हो गया। अब यह लो प्राइस है और लो ही प्रमोशन कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। फिर है ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल क्या बोलता है, ग्रेविटी जो मॉडल है वो बेसिकली जो हमारी एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन की जो बुक थी उसी से ही रिलेटेड है, एडम स्मिथ की थ्योरी से। ये बोलता है कंट्री A है और कंट्री B है। अब कंट्री B है, इन दो कंट्रीज़ के बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा इनमें ट्रेड होगा, ठीक है। डिस्टेंस जितनी कम होगी ट्रेड उतना ही ज़्यादा होगा इन कंट्रीज़ के बीच में। तो ट्रैफिक के फ्लो को प्रिडिक्ट करता है
और ये बता देता है कि ट्रैफिक का फ्लो अगर कम है दैट मीन्स ट्रेड ज़्यादा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बीच में ये काम करता है। फिर है रिवर्स रॉबिन हुड इफेक्ट। ये क्या बोलता है? द रॉबिन हुड इफेक्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द इंग्लिश फोकलिक आउटलॉ रॉबिन हुड। इसका जो नाम है वो हमें दिख ही रहा है कि रॉबिन हुड के उससे पड़ा है इसका नाम, कि रिवर्स रॉबिन हुड बोले तो जो इंग्लिश पर्सन थे रॉबिन हुड, उनके नाम से पड़ा है। इन्होंने इसको रॉबिन हुड क्यों बोला है? अकर्स व्हेन द बेटर ऑफ गेन एट द एक्सपेंस ऑफ लेस वेल ऑफ, रिच टू पुअर। ये बोलता है कि बेटर ऑफ गेन occurs when the better of gain at the expense of the less well off, कि अगर आपके कम खर्चे में किसी का ज़्यादा हो सकता है, रिच टू पुअर की ओर ये जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से ये रिलेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है कि ये किससे रिलेटेड है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से है कि बेटर ऑफ गेन की तरफ से हमें लेस वेल ऑफ की तरफ जाना है। इसका मतलब क्या है कि लेस वेल ऑफ की यानी कम एक्सपेंसेस की उससे अगर हम कुछ अच्छा ज़्यादा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। जैसे कि इसमें बोला था CSR का जो एक्सपेंसेस है, हमारे जो CSR के एक्सपेंसेस हैं उसको फुल ऑफ करने के लिए हम प्राइस को ही हाइप कर देते हैं, प्राइस ही हमारा इंक्रीज़ कर देते हैं। अब पहले जो चीज़ हम 10 की बेचते थे उसको हम 15 की देने लग जाएं तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आए यहीं से हमारे CSR के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। तो ये क्या है? ये हमारा रिवर्स रॉबिन हुड इफ़ेक्ट है। फिर इसके बाद है हमारा बूमरंग इफेक्ट। बूमरंग इफेक्ट बोलता है पीपल टेंड टू पिक द अपोजिट व्हाट समथिंग देन। जो भी उनको बोला जाए, जैसे ये चीज़ लड़कियों के केस में नहीं बोलते कि जो भी चीज़ बोली जाए उससे जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है, जो भी चीज़ बोली जाती है या उससे जस्ट अपोजिट पिकअप करना है, उससे जस्ट अपोजिट पिकअप करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? बूमरंग, की जो चीज़ बोला जाए। ये वैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, कि जो चीज़ हमें कहा जाए हम उससे जस्ट अपोजिट करते हैं। मोर एग्रेसिव, typically more aggressive something is the person, people would more than likely want to do the opposite। जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ना वो ऐसा काम करते हैं कि जो ज़्यादा एग्रेसिव है कि जो उन्हें कहा जाए उससे जस्ट अपोजिट वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का भी। सब चीज़ें आई होप क्लियर समझ में आई होंगी। अब हम कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमने कहाँ छोड़ा था? यहाँ पर आई थिंक इसका आंसर, एक मिनट, यहाँ हमने छोड़ा था और ये मैंने तुमको बताया था एक मिनट, कि BXY और BYX इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। इसका आंसर आई थिंक ये था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट विच एन एग्जीक्यूट कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज नोन एज। तो ये हमारा क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो इफेक्टिवली जिसको आप सुपरवाइज कर सकते हो उतने नंबर ऑफ पर्सन। देन इसके बाद है हमारा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर व्रूम की थ्योरी है। पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस की कैसे किया था कि जो घर का रास्ता है पाथ गोल। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टेलर ने दिया था, सबको पता है। मायो ह्यूमन रिलेशन हाउथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इसके बाद है सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, आंध्रा बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। तो ये हमारा मर्ज हो गया था फोर्थ का 2। अभी हम इसमें भी जाएंगे तो हमारा ये सीधा सीधा आंसर हमारा बन जाता है। बाकी के भी देख लेते हैं हम कि हमारा सिंडिकेट जो बैंक है वो केनरा बैंक में मर्ज हुआ था।
सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल में, और आंध्रा जो बैंक है वो हमारा हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। क्लियर हो जाएगी बात। फिर इसके बाद है मनी मार्केट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कि मनी मार्केट किस में नहीं करता, तो ट्रेजरी बिल में तो करता है, पता है, कमर्शियल पेपर में करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इसमें भी करता है, तो शेयर्स में नहीं करता है। देन इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑपरेटिव फंक्शन में से। अच्छा ये क्वेश्चन ना डाउटफुल है, पहला तो डायरेक्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है उसका, ठीक है। ऑपरेटिव में हमारा प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब आ जाता है, डेवलपमेंट भी आ जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको भी हम बोल सकते हैं। पर इन दोनों के पर्सपेक्टिव में अगर मैं डीप में जाऊं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ हद तक फिर भी एक ऑपरेटिंग है, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी सबसे लास्ट में, रिक्रूट करके, सिलेक्ट करके, ट्रेनिंग डेवलप करके, परफॉर्मेंस अप्रेजल करके, इंडस्ट्रियल रिलेशन आती है। लेकिन डायरेक्टिंग तो सीधा सीधा हमारा मैनेजरियल फंक्शन है। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर कंफ्यूजन है तो इस तरीके से आपको रिमूव करनी है। ये आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर है अ डैश मार्केट इज़ अ क्लस्टर, ये मैंने मार्केटिंग के कम से कम 30 एक टाइप तुमको करवाए होंगे कि एक मार्केटिंग का ऐसा क्लस्टर जहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो एक ही जगह जितने भी आपको रिलेवेंट प्रोडक्ट चाहिए वो मिल रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड है, तो वो मेटा मार्केटिंग होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइजेस पर, तो ये क्या है भाई, ये हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फिर हाँ, ए प्रोसेस एस्टैब्लिश टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने की प्रोसेस है नेगोशिएशन या बातचीत के थ्रू, तो ये हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अ पर्सन बाय गिविंग अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड एंड इंड्यूस हिज वाइफ, अब ये देखो एक पर्सन है, ठीक है, एंडी इन्फ्लुएंस में हम खाली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जहाँ डराना धमकाना होता है तो वो क्या होती है, कोर्शन, एक अपनी वाइफ को डराता धमकाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का वो कार्य करे, तो ये क्या है, कोर्शन। फिर है A says to B, A B को कहता है in the presence of and within the hearing of C, C खड़ा सुन रहा है। अब यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या है, ये बोल रहा है कि A B से कोई बात कर रहा है, ठीक है, C सिर्फ यहाँ पर एक इनकी दोनों की बातें सुन रहा है। तो B सप्लाइड गुड्स 1 लाख टू A टेकिंग हिम एज अ C's एजेंट, ठीक है, और इसको क्या समझता है वो, C का एजेंट, सी दैट ही सीज एजेंट, ये सब बातें हो रही है और वो सुन रहा है, इसको एजेंट बोला जा रहा है और वो सुन रहा है, कुछ ना तो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, तो वो उसको सी का एजेंट समझ के वो चीज़ बोल देगा। इसने चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी साधी हुई है, तो जब चुप्पी साधी हुई है, साइलेंस में इसके ये सब काम हो रहा है, तो ये एजेंसी बाय इस्टॉपल, भले ही ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं था बट फिर भी ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज हीज मेंटेन हर हिज और हर साइलेंस, तो इसने अपनी जो साइलेंस है उसको मेंटेन किया हुआ है, इस वजह से ये एजेंसी बाय इस्टॉपल होगा। देन इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, तो डॉक्ट्राइन होते थे, एक हमारा वेंडर लेट द सेलर बी अवेयर, एक एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर। फिर इसके बाद है गिवन बिलो आर दी, अच्छा ये साइड वाले भी करते चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू द कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन एक्ट एट रिप्लेस MRTP बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI जिसे हम बोलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद है द कमीशन टू कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है द चेयरमैन एंड अदर मेंबर शेल नॉट बी फुल टाइम मेंबर, चेयरमैन और जो दूसरे पर्सन है वो दोनों ही क्या है, फुल टाइम जो है मेंबर्स नहीं होते हैं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वो फुल टाइम होते हैं। तो राइट जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद है हमारा
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज ए एंड सेकंड इज बी, माइनर बोरोड। अच्छा, माइनर का ना कल परसों जब हम कोई क्वेश्चन या करवा रही थी मैं तुमको इनिशियली, तभी डिस्कस किया था कि माइनर के केस में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि माइनर था तो उतने रुपए लिए, मेजर बनने के बाद क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो नहीं होगा भाई, ठीक है। माइनर हमेशा प्रॉफिट्स में ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। हाँ, अगर उसने मेजर बनने के बाद कोई अलग से एग्रीमेंट किया है तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो माइनर बोरोड ₹10,000 ऑन अ फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ही वाज मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनर है उसने क्या कर दिया, 10,000 रुपीज़ है, एक केस था शायद मोहरी बीबी और धर्मदास घोष का केस था। तो इसमें क्या था कि माइनर बोरो 10,000, माइनर ने 10,000 जो रुपीज़ है वो बोरो किए थे ऑन ए फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ही वाज मेजर, और ये बता के कि वो मेजर है। फॉर एग्जांपल, उसने जो अपना आईडी प्रूफ था वो ये दिखा दिया कि वो 18 साल से ऊपर है और 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो क्या मनी एंड रिकवर द मनी, तो क्रेडिटर उसको सू कर सकता है और रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर सकता, तो ये तो गलत है। फिर है एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, कि माइनर के साथ किया हुआ काम शुरू से ही क्या होता है, वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड ही माइट हैव रिसीव अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या है, ये है कि ए तो गलत है और आर इज राइट, ठीक है। ये फिर इसके बाद है एक्स अ फॉरेन नेशन नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक फॉरेन नेशन में रहता है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया में आता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और 15 इंडिया में फर्स्ट टाइम आता है और 15th 2016 को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एक मिनट, during the financial year of 15-16, during the financial year 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 and 21, ठीक है। he is in India for 130 days, तो 130 days था, ठीक है। 13 days, 210 days and 75 days and 80 days रिस्पेक्टिवली, इस टाइप से करके रहा है वो पहले साल जो फर्स्ट ईयर में 130, फिर 13 दिन रहा है, फिर 210 दिन रहा है, फिर 75 और फिर 80। डिटरमाइन द, तो लास्ट ईयर में कितने, तो लास्ट के 3 to 4 ईयर्स में कितना रहा है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको पता है कि 2 तो इसकी बेसिक कंडीशन है, ठीक है, और 2 तो बेसिक कंडीशन होती है और उसमें से एक फिल करनी है और फिर 2 एडिशनल, जो 2 एडिशनल को भी कर लेता है वो ऑर्डिनरी, जो सिर्फ एक बेसिक को कर पाता है एडिशनल को नहीं कर पाता है तो वो हमारा नॉट ऑर्डिनरी होता है। अब इसको पूरे को तुम कैलकुलेट करोगे कि कितना 180 डेज या जो भी है 720 और 60 डेज वाली जो कंडीशन है, तो वो फुलफिल करते हुए आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट के जो 4 ईयर्स में वो इंडिया में रहा है, तो ऑर्डिनरी वाली जो कंडीशंस है एडिशनल और बेसिक, उनको तो ये कर ही नहीं रहा, तो ये हमारा जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो होगा नहीं, नॉन रेजिडेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपनी नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए ये रेजिडेंट तो है लेकिन किस कैटेगरी का है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्लियर हो गई बात। फिर है प्रोफेसर सुरेश मीनन रिसीव्ड अ बिल्डिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर 1/4/2020, 2020 में सुरेश मीनन को अपने फादर से एक बिल्डिंग गिफ्ट में मिली। बिल्डिंग वॉज यूज बाय हिज फादर इन हिज ऑन बिजनेस, इट वॉज एक्वायर्ड बाय हिज फादर ₹5 लाख, ठीक है, 5 लाख की उसके फादर ने ली थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी जो वॉज 1/4/2020 को 6 लाख थी। हिज फादर हैड क्लेम डेप्रीशिएशन, तो उसके फादर ने डेप्रीशिएशन उसके ऊपर क्लेम कर दिया 260 का अप टू 31 मार्च 20 तक। तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन विच द
प्रोफेसर सुरेश मेनन कैन चार्ज द डेप्रिशिएशन। तो कौन सी कॉस्ट पे उसको जो डेप्रिशिएशन है वो चार्ज करना चाहिए था। तो सिंपल है, 5 में से 260 माइनस करोगे तो 240 आ जाएगा, इसके ऊपर करना चाहिए था। देन इसके बाद है हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल। तो इंडिया का जो एटीट्यूड है वो फॉरेन कैपिटल के प्रति कैसा था, क्या वो इंकरेजिंग करने वाला था रिसोर्सेज को, ओपन था फॉरेन करेंसी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, फियर एंड सस्पिशन वाला था, फियर वाला था। अभी इतना ओपन अप नहीं थे। ये तो ओपन अप कब हुआ है इंडिया, जब 1991 में LPG की जो पॉलिसी आई है तब इंडिया ओपन अप हुआ है। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेसर एज अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एग्जामिनर है, डिविडेंड है, इनकम रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी ग्रेच्युटी रिसीव्ड है, लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ठीक है, फिर है बिलो आर द टू असर्शन एंड रीजनिंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी टेन टू इंक्रीज इन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। बिल्कुल ठीक, अगर हमारी इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। एज पर द ग्रेविटी मॉडल थ्योरी, अब ये मॉडल थ्योरी जो आपको बताई थी कि डिस्टेंस अगर कम है तो ट्रेड ज़्यादा होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड। तो ये क्या है, ये बोल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड एंड डिस्टेंस अगर कम है तो ट्रेड ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आर और ये दोनों सही है, बट इसका जीडीपी का ग्लोबल ट्रेड और ग्रेविटी मॉडल से कोई लेना देना नहीं। तो ए और आर ट्रू है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर है X and Y are partner with sharing the profit 3:2 and admit J with 1/6 न्यू रेशो डिसाइड करना है। तो रिमेनिंग जो है वो कितना बच गया पूरी फर्म का, J को हटा देंगे तो 5/6, तो 3/5 को 5/6 और 2/5 को 5/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ इतना 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 15/30, 10/30 और 1/6। ठीक है, तो कर लो इसको 30, 15, 10 एंड 5, तो 3, 2 एंड 1 ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद है 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹120। ठीक है, आर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹40। 500 के इक्विटी शेयर थे ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹120 और इशू किए थे 120 पर। आर forfeited, वो forfeited कर लिए। ठीक है, forfeited कर दिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 40। प्रीमियम 20 था। इज कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अलॉटेड मनी। तो यहाँ पर जो फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट थी, ठीक है, 40 थी, आए हुए कितने थे, इसका मतलब हमारे 40 100 में से गए 60। ठीक है, तो अमाउंट टू बी क्रेडिट टू शेयर फॉर फीचर, तो यहाँ पर 60, 1 मिनट, 500 का इक्विटी शेयर था, 100 ईच है, इशूड एट 120 पर इशू किया गया। आर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 40। ठीक है, 40 और 20 यानी 60 तो ये आ चुके थे और 60 रिमेनिंग थे, तो 60 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 30,000 जो कि क्रेडिटेड होंगे शेयर फॉर फ्यूचर में। अरेंज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो लॉ ऑफ डिमांड पहले आया, फिर उसके बाद हमारा
ये अब ये देखो बीच में मान लो कि आपको इंडिफरेंस कर्व और लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये दोनों का तो ये है कि पहले लॉ आया होगा फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व आया होगा, ठीक है। तो 1, ठीक है, 2 3 इकट्ठे जहाँ पर मिले आपको 3 2 2 और 5 जहाँ पर आपको इकट्ठे मिले, क्योंकि पहले लो आया है फिर उसके बाद आया है 1 हमारा ये है। अभी हमको इसका नहीं पता पोजीशन, लेकिन हमें ये पता है कि रिवील्ड प्रेफरेंस करो सबसे लास्ट में आया है। तो ये और ये दोनों तो देखो एलिमिनेट से ही कट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेंगे। और ये इसलिए कट हो जाएगा क्योंकि पहले वो चीज़ नहीं आ सकती, लो पहले आएगा बाद में वो चीज़ आएगी, तो इसलिए हमारा ये जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टू बी मेजर्ड एट, फर्स्ट है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव एंड रिसीवेबल्स, नॉट रिलाइजेबल वैल्यू रिसीवेबल, हिस्टोरिकल वैल्यू एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। कि ये जो आपका इंडिया AS 11 है, रिक्वायर कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू टू बी मेजर्ड एट, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे करनी चाहिए, नेट रिलाइजेबल पे करनी चाहिए, हिस्टोरिकल करनी चाहिए और कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड रिसीवेबल पे, तो फेयर वैल्यू पे करनी चाहिए। फिर उसके बाद है अल्फा एक्वायर्ड बीटा मार्केट प्राइस जो है ऑफ बीटा इज़ 20 per share and earning per share is 5 for an exchange ratio 1.5 into 1. What was the PE ratio used in acquiring the beta? तो PE ratio प्राइस अर्निंग रेशो, तो प्राइस हमारा 25 यानी कि ये तो 4 के उसमें हुआ, ठीक है। और इसमें दे रखा है एक्सचेंज रेशो के बिहाफ पे, अल्फा एक्वायर्ड बीटा मार्केट प्राइस ऑफ बीटा इज 20 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज 5 फॉर एन एक्सचेंज रेशियो इज 1.5 into 1. व्हाट वाज द पीई रेशियो? तो ये ना क्वेश्चन में 4 होना चाहिए था, क्योंकि पीई रेशियो तो 4 ही आएगा। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बारी हम होल्ड पे रखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको देख के बताऊंगी, क्योंकि इसमें 4 ही होना चाहिए था प्राइस अर्निंग रेशियो। तो फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस के बेस पे चूज करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट्स को। कॉमन commodity which is increased has higher marginal significance and one commodity must be decreased while other is increased, and commodity which is decreased has higher marginal significance. तो commodity जो कि क्या है which is increased, जो increase हुई है has higher marginal significance, उसकी higher marginal significance है, ठीक है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस के बेस पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है डिमिनिशिंग। तो कमोडिटी विच इज़ इंक्रीज एज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, जो इंक्रीज हुई है, वन कमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज वाइल अदर इज इंक्रीज। तो ये तो है कि क्योंकि हमारा जो एक्स और वाई का यही बताता है कि एक अगर कम हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होनी चाहिए। कमोडिटी विच इज़ डिक्रीज एज हायर, जो कम हो रही है उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, या जो कमोडिटी इंक्रीज हो रही है उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो जो कमोडिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर जो डिक्रीज हो रही है उसकी तो मार्जिनल सिग्निफिकेंस कम होती जा रही है ना, क्योंकि आपको उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो 1 और 2 यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट 1 इज, ये तो ऑप्शन में नहीं है। कमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, वन कमोडिटी। सेकंड तो डैम श्योर है ही है, तो सेकंड का अगर मैं जाती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं चेक करके बताऊंगी, भी गलत बताने से अच्छा है कि हम चेक करके बता दें। इसका तो 4 ही होना चाहिए प्राइस अर्निंग रेशियो के बेस पे, बट फिर भी एक बार 77 और 80 के क्वेश्चन को होल्ड पे ही रखते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग when marginal product start diminishing the behavior of total product, तो total product का क्या behavior होता है, जब हमारा marginal diminishing होना शुरू हो जाता है तो total जो product है वो अभी constant stage पे होता है, बाद में वो diminishing होना start होता है, या वो decreasing rate पे increase हो रहा होता है।
इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ये वाला होता है इसका, इंक्रीज हो रहा होता है अभी डिमिनिशिंग पे, बाद में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद है द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इंक्रीज बाय 22% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 25%। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पिज़्ज़ा का जो प्राइस है वो अगर 22% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है 25% से, यानी कि प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा से क्वांटिटी गिरी है। तो ये क्या है, ये हमारी इलास्टिक को बताता है, परफेक्टली इलास्टिक को। ठीक है, इलास्टिक को बताता है। यूनिटरी तो 22 की 22 में ही होती, इन इलास्टिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलास्टिक इम्पैक्ट हुई है। अब यहाँ पर ज़्यादा हुई है तो यानी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द इन्वेस्टर एग्जिबिट द रिलेशनशिप विद द रिटेंशन रेट। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट है बाय द इन्वेस्टर्स, ये रिलेशनशिप विद इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशनशिप होती है रिटेंशन रेट के साथ में। सचिन तेंदुलकर जो है इज सीन यूजिंग अ न्यू BMW कार, कस्टमर नाउ वांट द सेम कार, कस्टमर को सेम कार चाहिए, विच डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज दिस मोस्ट लाइकली टू फॉल अंडर। तो ये उसकी क्या है, डिमांड को वो करता है। तो ये क्या है इसका, ये बताता है कि चेंज इन कंज्यूमर इनकम में चेंज हो गया है या उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशन में या सब्सिट्यूट गुड्स में। तो सचिन तेंदुलकर इज सीन यूजिंग अ न्यू BMW कार, कस्टमर्स नाउ वांट टू द सेम कार, विच डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड इन द विच मोस्ट लाइकली। अगर आप किसी अपने रोल मॉडल को या किसी को देखकर वही चीज़ सेम ले रहे हो तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी, कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशन भी नहीं हुई, सब्सिट्यूट गुड्स भी नहीं हुआ। ये इसका मतलब आपके टेस्ट में चेंज आ चुका है, क्योंकि आपने किसी सामने वाले को या आपके रोल मॉडल को आपने वही चीज़ करते हुए देखा है कि सचिन तेंदुलकर ये चीज़ कर रहे हैं तो हम भी करें। व्हाट विल बी द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी 22,80,000 एक्चुअल रेट है और ये है स्टैंडर्ड, इसकी जो है वो 3 लाख और 1 के हिसाब से है। तो 3 लाख स्टैंडर्ड है हमारी, 1 मिनट, मल्टीप्लाई 1 माइनस में 2,80,000, 1 मिनट, 2,80,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 मिनट कहाँ गया, हाँ मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.90 से। तो स्टैंडर्ड से हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम आई है। तो इसका मतलब एक बात तो है कि हम फेवरेबल है। तो अब देखो, अगर मैं इसको सिर्फ आइडिया से निकालूँ, ये 1 है, ये 0.90 है, ठीक है। तो अगर मैं 1 के उसमें देखूँ कि 0.90 और 1 में अप्रोक्सीमेटली कम कितना सा ही डिफरेंस होगा, 3 लाख और 280। तो इसको अगर मैं करती हूँ 2,80,000 को 0.90 से मल्टीप्लाई, लेट मी अ सेकेंड, कैलकुलेटर निकाल के करती हूँ। 280 को हम 252, ठीक है। तो what will be the material cost variance if the actual quantity is that and actual rate is that and standard quantity for actual output is that and that is that। तो यहाँ पर 3 लाख माइनस में 252 आ जाएगा, 252, यानी कि 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट रुको, इसका थोड़ा सा मेरे को ब्लैंक स्पेस देख लूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ 3 लाख और इसको अगर मैं 90 से 280 को 0.90 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 252 मेरा निकल कर आया है। तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल कम है, फेवरेबल, और वो भी कितने से फेवरेबल है, वो भी कितने से 48,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात।
फिर इसके बाद यही आ गए कि द बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स इशूड बाय नॉन यूएस, तो ये हमारे यंकी बॉन्ड अभी करवाया था। फ्रॉम द सेट ऑफ 17 कार्ड्स नंबर 1 to 7 1 इज ड्रॉन एट द रैंडम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 और 7। तो यहाँ पर 1 से 17 के बीच में कौन से कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 और 7 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल है, 3 और 7 से इकट्ठे। तो 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 दोनों से नहीं जा रहा, 8 9 10 11 12 एक मिनट लिख लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बोला है फ्रॉम अ सेट ऑफ 17 कार्ड्स नंबर 1 is drawn at random, what is the probability that is card drawn bears a number which is divisible by 3 और 7, जो 3 और 7 से जाए। तो 3 और 7 से इकट्ठा तो जाने वाला कोई नंबर इसमें है नहीं, ये इनका करके अलग अलग और फिर कॉम्बिनेशन निकाला गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 से ये जा रहे हैं, ठीक है, 3 से 5/17 हो गए। और अगर मैं 7 से देखूं तो 1 2 सिर्फ 2 हो गए, ठीक है, 17। तो इनका कॉम्बिनेशन निकाल के 5/17 एंड 2/17 निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद है अ फर्म ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड when debt and equity are 50%, when cost of equity is minimum, when weighted average cost of capital is minimum and when capital asset pricing model is minimum। तो कब होगा ऑप्टिमम, जब फर्म की ओवरऑल कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी। डैश इज एन अप्रोच टू डील विद conflict in which one party satisfied its desire and objective at the expense of the other party desire and objective। कि जब हम क्या करते हैं, एक दूसरी पार्टी के डिज़ायर्स और ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करके उसके एक्सपेंस पे अपना क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। फिर है इसके बाद, और जहाँ दोनों के ही फुलफिल होते हैं वो इंटीग्रेटिव होता है। फिर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड सेम रिजल्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है द हावथॉर्न स्टडी डेमोन्स्ट्रेट, क्या बोलती है हावथॉर्न, यही बोलती है कि हम फाइनेंशियल की बजाय उन्हें नॉन फाइनेंशियल कंसर्न दें, मोटिवेट करें रादर देन व्यूइंग। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का था कि वो ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है। अगर आपने पूरा हावथॉर्न स्टडी नहीं भी पढ़ रखी तो भी ये क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। फिर है रादर देन व्यूइंग वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सेपरेट फ्रॉम द अदर पार्ट, अ सिस्टम अप्रोच इंकरेज मैनेज टू अडोप्ट स्टैंडर्डाइजेशन, स्पीड अप, अडोप्ट आइडियाज बेस्ड ऑन सिचुएशन, लुक फॉर द कनेक्शंस। क्योंकि सिस्टम का मतलब ही क्या है कि अलग अलग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क के थ्रू आप उसको कनेक्ट किए हुए हो डिफरेंट पार्ट्स को organization के। The loan account classified as NPA may be upgraded as standard asset only if the entire area of interest are paid by the borrower, ठीक है। The entire area of interest and principal are paid by the borrower, the interest overdue and partial overdue are paid by the borrower, cannot upgraded। ये बोलते हैं the loan account classified as NPA may be upgraded as standard asset, जब वो पे करता है स्टैंडर्ड, जब पे कर देता है सब स्टैंडर्ड, जब आपको 3 महीने से 1 साल तक का टाइम है। फिर उसके बाद डाउटफुल, जब आपको 1 साल से ऊपर बट 3 साल से कम का टाइम है, और लॉस जब 3 साल से ऊपर टाइम हो गया ना पे करते हुए। तो जब आपने क्या किया है, इंटायर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आर पेड, एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर पेड बाय द बोरोवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद है
HR मैनेजर ऑफ अ कंपनी वांट्स टू इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ देनी है तो हम इन्फॉर्मेशन किन के थ्रू, ये सारे तो हमारे प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेक्चर्स और ये इस मेथड से बढ़िया कोई मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। डिजिटल बैंकिंग इनेबल्ड फंड ट्रांसफ़र रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रेडिट और काउंटरफिट करेंसी का जो रिस्क है वो इसमें कम हो जाता है। फिर इसके बाद है अल्डर फॉर ERG एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, अल्डर फर्स्ट। फिर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूलिप जो है वो टर्म इंश्योरेंस का, पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस का, नॉन पार्टिसिपेटिंग और जनरल इंश्योरेंस का, किसका जो है एग्जाम्पल है, टर्म इंश्योरेंस का है, पार्टिसिपेटिंग का है, नॉन पार्टिसिपेटिंग या जनरल का, तो ये टर्म का है। फिर इसके बाद है द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट एट एस्टेब्लिशिंग अ सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस वाज इन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो किस कंट्री में हुआ था, कनाडा में या फिर आपका UK में या USA में या इंडिया में, ठीक है। इसमें से किस कंट्री में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका फर्स्ट टाइम उसमें जो है बोला गया था कि यस इस चीज़ को लेकर आना चाहिए, इस इनिशिएटिव को लेकर आना चाहिए। तो ये जो है इसको टुकअप किया गया था फर्स्ट इनिशिएटिव्स, इंडिया में तो फर्स्ट इनिशिएटिव्स इसका टुकअप किया गया था 1996 के अराउंड में, ठीक है। और जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है इसका वो कहाँ किया गया था, कि पूरे जो वर्ल्ड में इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो किया गया था USA में 1970s के अराउंड किया गया था, जहाँ पर एक डिबेट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी कि एकेडमिक, रेगुलेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इन्वेस्टर्स सब यहाँ पर आएंगे। रूम-येटन-जागो मॉडल help leaders to decide how much employee participation should be used when making decision, how to improve subordinate satisfaction, procedure, rules and degree to which the requirement of subordinates task। तो यहाँ पर रूम-येटन और जो जागो मॉडल है वो क्या बताता है, रूम-येटन और जागो मॉडल आपका हाउ मच एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन शुड बी यूज्ड वेन मेकिंग दी डिसीजन, इम्प्रूव कैसे करेंगे सेटिस्फेक्शन को, प्रोसीजर्स, रूल्स या पॉलिसीज़ के बारे में या डिग्री के बारे में, टू विच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स टास्क, की सबॉर्डिनेट के टास्क के रिगार्डिंग इस इतनी जो है वो डिग्री की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट है। देन इसके बाद है आपका एज पर सेबी गाइडलाइंस एन ऑर्गेनाइजेशन as per SEBI guidelines and categorization and nationalization of schemes, ultra short duration fund is debt and money market instrument with Macaulay duration portfolio and debt and money market instrument with Macaulay duration यहाँ पर जो है इसकी फ़ंड की कितनी ड्यूरेशन होगी, मैच्योरिटी इसकी ओवरनाइट से 1 ईयर तक होगी या 6 मंथ से 12 मंथ तक की इसकी होगी। सेबी के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया है इसकी कितनी हमारे पास में होगी, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही न्यू क्वेश्चंस है। और ऑडिट का जो पूरा पेपर एक एनालिसिस आपने किया है, आपने देखा होगा कि पूरा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हुए हैं। उस पेपर में कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके न्यू आकर मिले हुए हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपके पूरे के पूरे जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके न्यू है, ये क्या बोलता है कि देखो एज पर द सेबी, ये बोल रहा है कि एज पर द सेबी, कि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो फंड बनाया गया है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड कितना है। तो उसका टाइम पीरियड डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मैकॉले ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में है। और ये आपका एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये आपके लेवल का पेपर नहीं है, ये आपसे बहुत अप लेवल का पेपर है, जहाँ पर कॉमर्स का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। ऑडिट का पेपर था, नेट की पूरी जितना भी सिलेबस था वो उस टाइप से पूछा गया था इसमें। तो ये उस स्टैंडर्ड का पेपर है। कभी आप ये सोचो कि पीजीटी लेवल का क्यों नहीं है, ये इसलिए कराया ताकि आपको एचपीएससी का आइडिया चल जाए कि एचपीएससी इस टाइप से क्वेश्चंस है वो लेता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।